ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं एंट्राइटिस के बारे में। एंट्राइटिस क्या होता है और इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं इसमें, कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, वो सारा कुछ आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें देखिए कि एंट्राइटिस होता क्या है। एंट्राइटिस तो जिस भी वर्ड जब हम कोई पढ़ते हैं और उसके पीछे TIS जब लग जाता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का सूजन होना, इन्फ्लामेशन होना, उसे हम एंट्राइटिस बोलेंगे। टाइप इंक्लूड इन्फेक्शियस एंट्राइटिस एंड कॉज्ड बाय बैक्टीरिया वायरस। तो जो इन्फेक्शियस एंट्राइटिस है वो तो बैक्टीरिया या फिर वायरस से हो सकता है, लेकिन एक और टाइप है इसका रेडिएशन एंट्राइटिस, जो कि रेडिएशन थेरेपी की वजह से अकर हो सकता है। ओके, तो इन्फ्लामेशन होना स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके दो तरह के टाइप्स होते हैं, जिसमें कि पहले में तो ये वायरस और बैक्टीरिया से हो सकता है और दूसरे वाले में रेडिएशन से हो सकता है, जिसको हम रेडिएशन एंट्राइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंट्राइटिस में ऑल्सो इंक्लूड गैस्ट्राइटिस, यानी कि एंट्राइटिस के साथ साथ पेट में भी सूजन हो सकती है, स्टमक में भी इन्फ्लामेशन हो सकता है इन सम केसेस। तो हम जब स्टमक में इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब होता है तो उसको हम एंट्राइटिस बोलते हैं। और वो इन्वॉल्व कर सकता है लार्ज इंटेस्टाइन को भी, यानी स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन भी इसमें अफेक्ट हो सकता है, उनमें भी इन्फ्लामेशन हो सकता है गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में, सॉरी एंट्राइटिस की कंडीशन में गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है। प्रिवेंशन मेथड ऑफ एंट्राइटिस इंक्लूड प्रॉपर फूड प्रिपरेशन, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, यानी कि इसकी प्रिवेंशन के लिए, एंट्राइटिस से बचने के लिए हमें हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, और जब हम खाना बनाते हैं तब भी इन सब बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं अगर किसी को एंट्राइटिस जैसी प्रॉब्लम हो जाए? तो इसमें पेट में दर्द और क्रैम्प्स यानी मरोड़ हो जाएगा, और एब्डोमेन पेन, डायरिया भी हो सकता है, नोज़िया और वॉमिटिंग भी हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लग सकती है जिसे हम लॉस ऑफ एपेटाइट या एनोरेक्सिया भी बोलते हैं, ब्लीडिंग और म्यूकस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम रेक्टम। तो रेक्टम से या तो ब्लीड भी हो सकता है और म्यूकस लाइक कुछ डिस्चार्ज भी हो सकता है, म्यूकस जैसा बुखार भी इसमें आ सकता है। ऑफकोर्स बिकॉज जब इन्फेक्शन बॉडी में होता है ना तो फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। एंट्राइटिस may not always require treatment. Mild cases and most viral infections go away on their own within few days. तो इसमें वैसे तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती ना, बट कुछ केसेस में इसमें ट्रीटमेंट लिया भी जाता है और ये अपने आप ही, ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है ना, ये अपने आप ही कुछ दिनों में ठीक भी हो जाता है। थोड़ा परहेज़ वगैरह अगर रख लेते हैं तो फिर साफ़ सफाई का भी ध्यान रख लेते हैं। अब हम ना इसके टाइप्स देखते हैं कि किस किस टाइप्स में ये होता है। टाइप्स मैंने आपको बताया है कि एक तो इसमें रेडिएशन वाला है और दूसरा जो बैक्टीरिया वायरस से हो रहा है वो वाला टाइप है जो कि इन्फेक्शियस वाला होता है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ इन्फेक्शियस, तो उसमें हम दो पढ़ रहे हैं। इन्फेक्शियस वाला फर्स्ट इन्फेक्शियस वाला है जिसमें कि एंट्राइटिस में क्या होता है, नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमेन क्रैम्प्स होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप यही वाला है और ये बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होता है। ईटिंग और ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर कॉज बैक्टीरियल एंट्राइटिस। तो जब हम कॉन्टामिनेटेड फूड खा लेते हैं, गंदा खाना, गंदा पानी, साफ़ सफाई नहीं है जहाँ पे, तो वो बैक्टीरियल एंट्राइटिस वो होता है। और फूड एंड ड्रिंक कॉन्टामिनेशन में अकर बिकॉज ऑफ, फूड या पानी का कॉन्टामिनेशन क्यों वो गंदा होता है, क्यों, किस वजह से हो सकता है? तो ये पुअर हाइजीन यानी साफ़ सफाई का जब हम ध्यान नहीं रखते, इम्प्रॉपर हैंडलिंग की प्रॉपर नहीं है, पोल्ट्री एंड मीट प्रोसेसिंग, इसमें ये अनहाइजीनिक प्रॉब्लम हो सकती है, और इम्प्रॉपर कुकिंग में प्रॉब्लम है, अच्छे से धोया नहीं है या अनकुक्ड है, मतलब बहुत सारी इसमें कारण हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड ये बात यहाँ पे आ रहा है, तो जिसमें जो बैक्टीरिया हैं उनके नाम हमको यहाँ पे बताए गए हैं। तो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो ये एंट्राइटिस वाली प्रॉब्लम कर सकते हैं? तो FDA के अकॉर्डिंग है ये बैसिलस सेरस है एक, तो एक सी जेजनी है, और एक ई कोलाई है जिसको एस्चेरिया कोलाई भी बोलते हैं, साल्मोनेला है जिसकी वजह से टाइफॉइड होता है, शिंगेला है इसमें, और एस एरिस है यानी कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस।
तो ये सारे के सारे बैक्टीरियाज हैं इसमें जो इंक्लूड होते हैं। द FDA के अकॉर्डिंग ये लिस्ट है फूड पॉइजनिंग के, ये कारण है सारे के सारे बैक्टीरियाज। और साथ में ही FDA के अकॉर्डिंग एक लिस्ट भी है जिसमें कि ये बताया गया है कि फूड पॉइजनिंग और किस किस तरह से हो सकते हैं, यानी कौन कौन से फूड है जो कि फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं और फिर एंट्राइटिस का कारण बन सकते हैं। तो उसमें रॉ पोल्ट्री एंड मीट, रॉ शेलफिश यानी जो मीट वगैरह खाते हैं, नॉन वेज हैं, उन लोगों को भी ये एंट्राइटिस की प्रॉब्लम ऑफकोर्स हो सकती है। और अनपॉस्चराइज मिल्क यानी कि जब उबालते नहीं है दूध को प्रॉपरली तो भी, और रॉ फ्रेश प्रोड्यूस एंड अनकुक्ड एंड मीट एंड, यही जो अनकुक्ड चीज़ें हम खा लेते, कच्चा खा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है एंट्राइटिस की प्रॉब्लम। फिर उसके बाद वायरल एंट्राइटिस के बारे में कुछ है। ये तो हमने बैक्टीरियल के बारे में ऊपर पढ़ा, अब वायरल वाला कैसे होता है। तो ये होता है ऑल्सो अकर्स थ्रू ईटिंग और ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड फूड एंड कॉन्टैक्ट विद समवन हु हैज़ वायरस। तो ये भी सेम बैक्टीरिया की तरह ही हो सकता है, और साथ में किसी को वायरल प्रॉब्लम है तो उसके कांटेक्ट में आने से भी ये हो सकता है। वायरल एंट्राइटिस यूजुअली गोज़ अवे विद इन फ्यू डेज, अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में रिक्वायर ट्रीटमेंट अटेंशन। ओके, सो ये वायरल वाला भी अपने आप कुछ दिनों में चला जाता है, ठीक हो जाता है, बट बैक्टीरियल वाले इन्फेक्शन के लिए हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है, मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत रहती है इसमें। सो रेडिएशन एंट्राइटिस के बारे में नेक्स्ट टाइप आता है हमारा रेडिएशन वाला, जो कि रेडिएशन थेरेपी की वजह से हो सकता है। सो रेडिएशन कैन लीड इन्फ्लामेशन दैट में लास्ट फॉर सेवरल वीक आफ्टर ट्रीटमेंट। जैसे कैंसर पेशेंट होते हैं वो ट्रीटमेंट्स लेते हैं, वही इसमें आता है कि वो उसकी वजह से होने वाला एंट्राइटिस इसको हम बोलते हैं। सो यहाँ पर यही बताया है कि जो रेडिएशन थेरेपी जैसे कैंसर पेशेंट्स लेते हैं तो कैंसर सेल को तो वो किल करता ही है, लेकिन साथ साथ में ना वो जो हेल्दी सेल्स होते हैं ना उनको भी ये किल कर देता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आने लग जाती है बॉडी में, इंक्लूडिंग द सेल ऑफ। तो इसकी वजह से स्टमक के, बाउल के और माउथ के जो सेल होते हैं ना वो भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि हेल्दी होते हैं। सो नेक्स्ट है कि व्हाट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंट्राइटिस। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं अगर एंट्राइटिस हो जाए। तो डिहाइड्रेशन इसमें हो सकता है, ये एक कॉम्प्लिकेशन है इसका। इट में कॉज डिहाइड्रेशन होगा तो फिर एक किडनी और यूरिनरी प्रॉब्लम करता है, आगे हार्ट प्रॉब्लम करता है फर्दर। और इट इज़ पर्टिकुलरली डेंजरस होता है इन्फेंट में और यंग चिल्ड्रंस में, ओल्डर अडल्ट में, एंड दोज विद क्रॉनिक इलनेस जिनमें है उनके लिए डेंजर साबित हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं अगर किसी को डिहाइड्रेशन होता है, तो सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है। तो डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में बहुत ज़्यादा थ्रस्ट होती है और यूरिनेटिंग यानी वो यूरिन कम पास आउट करते हैं, और इन लोअर अमाउंट बिकॉज बॉडी में जो शरीर है उसमें पानी ही नहीं है। यूरिन डार्क आएगा, फटीक, वीकनेस, लिथार्जी उनको रहेगा, बहुत थका थका रहेगा पेशेंट आपका। आइज़ भी उसकी सनकन हो जाएगी और टीयर्स भी कम आते हैं, ड्राई माउथ होता है। ये सारा सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। व्हेन समवन हैज़ एंट्राइटिस इट इज़ एसेंशियल, उसको पानी खूब पीना चाहिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए एंट्राइटिस वाले प्रॉब्लम वाले पेशेंट को। सो सिम्टम्स लास्ट लॉन्गर देन 2 डेज़। 2 दिन से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिखाना है, फीवर आ रहा है तब भी, और अगर ब्लड आ रहा है स्टूल में तब भी दिखाना है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स में पेशेंट को डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए अपने आप को। और डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स भी अगर दिख रहे हैं तब भी दिखाना चाहिए। ट्रीटमेंट इसमें क्या रहता है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जैसे ORS देते हैं ना, तो वो इसमें दिया जाता है हाइड्रेशन के लिए, वो ज़रूरी बिकॉज इसमें डिहाइड्रेशन की मेन प्रॉब्लम है, तो वही इसमें लिखा गया है। और सम केसेस में अगर पेशेंट की सीरियस कंडीशन है तो IV फ्लूइड्स भी इसमें दिए जाते हैं, जैसे ओरल नहीं रह रहा है तो IV दिया जाएगा। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर पेशेंट को है तो फिर इसमें मेडिसिन्स और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, एडमिशन की पेशेंट को ज़रूरत पड़ सकती है। और नेक्स्ट है इसमें रेडिएशन एंट्राइटिस। एनीवन हु डेवलप रेडिएशन एंट्राइटिस में नीड रिशेड्यूल्ड और इवन डिसकंटिन्यू देयर रेडिएशन ट्रीटमेंट। सर्जरी में नेसेसरी इफ़ सीवियर बाउल डैमेज अकर। तो बाउल डैमेज अगर है यानी इंटेस्टाइन में डैमेज है तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, और रेडिएशन की वजह से अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है
यानी कि एंट्राइटिस रेडिएशन एंट्राइटिस हो रहा है, ये वाला टाइप हो रहा है, तो रेडिएशन को डिसकंटिन्यू इसमें करना पड़ सकता है। ओके, या फिर उसका शेड्यूल चेंज कर दो, उसका टाइम चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। प्रिवेंशन कैसे हो सकता है इसका? तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे, हाइजीन मेन रहेगा, कुकिंग हाइजीन ये सब मेन रहेगा। प्रॉपर हाइजीन अगर रहेगा और तो फिर ये नहीं होगा। इम्प्रूविंग हाइजीन, हाइजीन को इम्प्रूव करने के लिए क्या मेन चीज़ें हैं कि आपको हैंड वॉश करना चाहिए सोप एंड वाटर से रेगुलरली। और जैसे कि बाथरूम हम जाते हैं, डेफिकेशन के बाद प्रॉपर हैंड वॉश करना चाहिए। हैंड वॉश के स्टेप्स हमको 7 जो स्टेप्स हैं हमारे अच्छे से यूज़ करने चाहिए, उनको यानी इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, ओनली नॉट लर्न। और पेशेंट को भी समझाना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता होते स्टेप्स, तो पेशेंट को भी बताना है। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग मील एंड ड्रिंक्स, तो अगर जब खाना बनाते हैं उसके बाद में अच्छे से प्रॉपर हाथ धोने ही चाहिए, और बाद में भी और पहले भी, बनाने से पहले भी, खाना खाने से पहले भी अच्छे से हाथ धोना चाहिए। और यूज़ हैंड वाइप्स एंड हैंड सैनिटाइज़र इफ़ रनिंग वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, तो पानी कहीं पर अवेलेबल नहीं होता तो सैनिटाइज़र की सुविधा उसको यूज़ कीजिए। अवॉइड ड्रिंकिंग फ्रॉम आउटडोर वेल, बाहर का पानी पीने से बचना चाहिए, वो गंदा होता है, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता है कि आप कैसे कैसे टंकी से पानी पी रहे हो, और उसमें बहुत पुराना पुराना कई बार पानी होता है, जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं। अगला है फूड प्रिपरेशन टिप्स, तो इसमें किचन के जो बर्तन हैं वो साफ़ होने चाहिए, जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो प्रॉपर क्लीनिंग उनकी होनी चाहिए। और कीप डिफरेंट टाइप ऑफ फूड सेपरेट सच एज चिकन एंड अदर रॉ प्रोड्यूस, तो जो भी आपका कुछ फूड होते हैं जिनको कि सेपरेट रखना होता है, जैसे कि आप मीट है, चिकन है, ये सारे फूड जो होते हैं जो कि जिनसे कि फूड पॉइजनिंग का रिस्क और भी रहता है। और कुकिंग टिप्स में यही है कि जो टेम्परेचर है वो सेफ़ मेंटेन करना चाहिए सभी रेसिपीज़ के अकॉर्डिंग, और अनकुक्ड फूड नहीं खाना चाहिए, जिसमें कि ये नॉनवेज खाना आ जाता है आपका। फूड स्टोरेज टिप्स में है तो एक्सपायरी डेट का फूड भी आइटम भी फेंक देना चाहिए, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे भी पेट ख़राब हो सकता है, एंट्राइटिस प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट है, तो यही इसमें यही है कि भाई साफ़ सफाई का ध्यान आपको मेन रखना है, एक्सपायर चीज़ों को नहीं रखना है, और कोई ख़राब हो गया है तो उसको डिस्कार्ड कर देना है फूड को। और कोई खाने से बच जाता है तो खाना ख़राब हो जाता है तो उसको फ्रिज में रख देना चाहिए फ्रेश, ताकि वो रहे, वो ख़राब ना हो। और ज़्यादा देर तक भी फूड को सन में नहीं रखना चाहिए, उससे भी प्रॉब्लम, मतलब सन में कुछ चीज़ें सुखाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादा देर भी कुछ आइटम्स अगर रखते हैं तो वो फिर ख़राब भी हो जाती हैं कई बार। और ट्रैवल टिप्स भी इसमें बताए गए हैं, जैसे कि अवॉइड ड्रिंकिंग फ्रॉम आउटडोर वेल एंड अदर अनसेफ वाटर सोर्सेज विदाउट फर्स्ट बॉइलिंग द वाटर, तो बॉयल करके लो, बाहर का पानी मत लो। और सील्ड बोतल जो होती है वो वाला लेना चाहिए। रेस्टोरेंट और ऐसा फूड आपको खाना चाहिए जहाँ की जहाँ पे ऑब्ज़र्व आप कर रहे हो फूड बनता हुआ, आपको दिख रहा है कि पूरा सही से हाइजीन है वहाँ पर। और इसी तरह से लोकल इसमें बताया गया कि सिलेक्ट रेस्टोरेंट एंड स्ट्रीट फूड वेंडर्स दैट आर वेल अटेंडेड स्पेशली बाय लोकल पीपल, यानी पता हो आसपास में कि आप किस टाइप का खाना खाने जा रहे हो, उस बारे में आपको पता हो। एंड जैसे लोगों को पता है कि भाई यहाँ पर ठीक खाना मिलता है, और कोई ऐसी जगह है जहाँ से खा रहे हैं लोग और वहाँ से बीमार भी पड़ रहे हैं, ऐसी जगह पे हमें नहीं जाए जहाँ पे पब्लिक जा रही है। ऐसी जगह को ही चूज़ करें, यानी जहाँ पर पब्लिक को पता है कि वहाँ पर ठीक मिलता होगा फूड। वैसे तो घर का ही खाना खाना चाहिए, बट अगर बाहर भी खा रहे हैं तो पूरा लोकल एरिया को पीपल को देख कर ही वहाँ पर आप विज़िट करें। एडिशनल टिप्स इसमें ये हैं कि एंट्राइटिस से बचने के लिए हमें अवॉइड स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल, तो ये पेट के लिए जो स्मोक है एंड अल्कोहल है ये जहर होता है, सो इसको अवॉइड करना है। यूज़ कॉशन विद नसैड्स, तो ये नसैड्स जो ड्रग होती हैं, एस्प्रिन है और अपना ये स्टेरॉयड है, ये भी हमारे पेट के लिए बहुत ख़राब होती हैं। ये अल्सर्स पेट में बनाना स्टार्ट कर देती हैं, अगर इसको मतलब इसका ओवर यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो दर्द की दवाइयों का और स्टेरॉइड्स का, तो पेट ख़राब करते हैं, डाइजेशन को इन्फ्लेम्ड द डाइजेशन सिस्टम, ठीक है, ये लिखा है इसमें।
टॉक टू अ डॉक्टर अबाउट द पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट ऑफ सर्टेन मेडिसिन एंड रेडिएशन ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर से तो बताना ही, अगर आपको कोई आपकी दवाई चल रही है और उससे आपको लग रहा है कि मुझे इससे साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर को बता देना है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक हमारा, तो ख़त्म हो गया है। एंट्राइटिस का टॉपिक था सारा, मैंने आपको इसमें बताया। तो इसमें मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ एंट्राइटिस के बारे में, गैस्ट्राइटिस के बारे में, कि हमें जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं, लास्ट मेरा ये आपके लिए एडवाइस है कि उन्हें कम से कम लें। और अगर आपको जैसे कि मसल मसल पेन होता है, कुछ इस टाइप का बॉडी पेन होता है, तो ये जो ओरली हम ड्रग्स लेते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, अनाल्जेसिक्स होती हैं, इनकी बजाय हमें जो लोकली अप्लाई करने वाली क्रीम होती है, लोशन होते हैं, ट्यूब्स होती हैं ना, वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आयोडेक्स है, या इसके अलावा कुछ और डिक्लोजेल टाइप आता है, मूव आता है, इस टाइप की फिर भी ठीक है। बट जो हम ओरली लेते हैं वो हमारे स्टमक के लिए, हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि ये इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। सो इनको अवॉइड करना चाहिए। सो आज की भी वीडियो आपको कैसी लगी? इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।